पश्चिम बंगाल और 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे के बाद में अब इंडिया गठबंधन क्या करने वाला है, सबसे बड़ा सवाल यह है। बीजेपी एक तरफ से अपनी तूती बोलती जा रही है। 20-22 राज्यों में इस वक्त में बीजेपी की अपनी या एनडीए गठबंधन की सरकार हो गई है। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है वो अब यूपी को लेकर के है। सबसे बड़ा जो सवाल है वो 2024 के बाद में जो नैरेटिव विपक्ष ने हासिल किया था कि बीजेपी को हराया जा सकता है, वो नैरेटिव कहीं ना कहीं दरकता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसे में सबसे जरूरी सवाल ये है कि क्या अब विपक्ष के हाथ से यूपी भी जा चुका है कि बंगाल जैसे राज्य में जाकर के जब बीजेपी अपना झंडा फहरा सकती है, वहां उस राज्य में जहां पर ममता बनर्जी सामने थी, एक फाइटर नेता के तौर पर उनकी छवि है, तो ऐसे में जब आप यूपी में आएंगे तो वहां पर तो योगी भी है, मोदी भी है, तो फिर राहुल और अखिलेश के पास में रास्ता क्या है? और राहुल और अखिलेश ऐसे में 27 के लिए क्या करने जा रहे हैं? कोई तैयारी है भी? किस तरीके की तैयारी है? और जो चुनाव के नतीजे हुए और चुनाव के नतीजे जिस तरीके से सामने आए और उसमें एसआईआर और तमाम जो गड़बड़ियों की बातें कही गई, उनको जमीन पर कैसे लेकर के जाएंगे? जमीन पर ले जाकर के लोगों को कैसे बताएंगे, कैसे समझाएंगे? कुल मिलाकर के सवाल इस बात का है कि विपक्ष वो अब क्या करेगा और विपक्ष कितना अभी खेल में बचा हुआ है। बीजेपी को क्या अभी भी पटकनी दे सकता है विपक्ष? दी जा सकती है, दे पाएगा, या फिर उस तरह की मेहनत है नहीं जितनी मेहनत की जरूरत है? यही सारे सुलगते हुए सवाल हैं। और इन्हीं सारे सुलगते हुए सवालों के साथ में मैंने आज स्पेशल यूपी से प्रोफेसर रविकांत साहब को इनवाइट किया, उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप आइए और जरा यूपी की राजनीति को, इंडिया गठबंधन की राजनीति को, अखिलेश और राहुल गांधी की राजनीति को डिकोड करने की कोशिश कीजिए कि आखिरकार ये मसला क्या चल रहा है और कहाँ इनकी तैयारी है और किस तरीके से अब बीजेपी से इंडिया गठबंधन लड़ेगा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, शुक्रिया समय दिया आपने। मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि 5 राज्यों के चुनाव के जो नतीजे आए उनको आप कैसे देख रहे हैं? और अब तो जो अगली लड़ाई है वो आपके घर की लड़ाई है, यानी यूपी की। और यूपी में अब एक तरीके से ये रहेगा कि हर हाल में यूपी को फतेह करना ही करना है। और अब बीजेपी ये मान करके चल रही है कि जब बंगाल जैसे स्टेट में वहां पर ऐतिहासिक बहुमत हासिल कर लिया तो यूपी तो हर हाल में जीतेंगे ही जीतेंगे। देखिए धर्मेंद्र जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। और मैं इस बात को देख रहा हूं, बंगाल चुनाव के जीत की स्क्रिप्ट बहुत पहले लिखी जा चुकी थी। मुझे लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जब नरेंद्र मोदी ने 240 पे आकर के अपनी गाड़ी को थाम लिया था, माने उम्मीद तो उनकी 400 की थी, थाम लिया था। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सारे घोड़े उनके ही पास थे, सारी ताकत उनके पास थी, लेकिन वो शायद समझ नहीं पाए उस बात को, वरना वो जो चाहते, जैसा भी बंगाल में हो रहा है वही होता। तो बंगाल को जीतना उनके लिए अपरिहार्य था। और इसीलिए आपने देखा कि तमाम संवैधानिक संस्थाएं घुटने टेक करके एसआईआर को सही बताने पर लगी हुई थी। और मुझे तो ताज्जुब इस बात का है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा कि इस बार वोट नहीं डालेंगे, अगली बार डाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, और फिर माने जो निर्वाचन की वोटर लिस्ट है वो तैयार नहीं है, चुनाव की तारीखें साफ तय हो चुकी हैं, इससे ज्यादा और आंखों में आप धूल क्या झोंकेंगे? और मुझे लग रहा है कि ये वोट चोरी नहीं है, ये बंदूक की नोक पर डकैती डाली जा रही थी। बंगाल में वो हुआ और बिहार में भी हुआ और कई जगहों पर हुआ। तो ये तो होना था। इसलिए आप देखेंगे कि विपक्ष में खास करके राहुल गांधी के चेहरे को जरा आप देखिए। कल हरियाणा में थे, आपने देखा होगा, आप लगातार सक्रिय हैं। कहीं कॉन्फिडेंस आपको लूज होते हुए दिख रहा है राहुल गांधी में?
बल्कि मैं और ज्यादा तेज देख रहा था कल राहुल गांधी में। तो कॉन्फिडेंस बेहद मजबूत है राहुल गांधी का, वो तब जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो आईटी सेल जारी करता है कि 99 हार हो चुकी है राहुल गांधी की। वजह क्या है? और जरा नरेंद्र मोदी की शक्ल आप देख लीजिए, सारा कुछ आपके हाथ में, पावर है, चुनाव भी जीत रहे हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस आप लूज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वही है धर्मेंद्र जी जो हम कह रहे हैं और आप कह रहे हैं लगातार, कि जनता तो साथ छोड़ चुकी है, जनता इस समय त्राहिमाम कर रही है। और मैं बहुत दावे के साथ और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि 80% लोग भारतीय जनता पार्टी को नापसंद करते हैं इस देश में आज की तारीख में। तो बंगाल में जो हुआ, खैर वहां 15 साल का ममता बनर्जी का शासन भी था, उसका कुछ असर हम मान लेते हैं, लेकिन साहब इतना नहीं था। और अगर इतना होता तो आपको एसआईआर के जरिए इस चुनाव को लूटने की जरूरत नहीं पड़ती। तो नंबर एक तो ये कि बंगाल में होना था, ये हम लोग पहले से जानते थे। दूसरा, ये विपक्ष का क्या है। अब मैं इसमें एक और सकारात्मक चीज देखता हूं धर्मेंद्र जी, राहुल गांधी का रास्ता साफ हो रहा है। ये वही ममता बनर्जी हैं, ये कहने में हमें कोई संकोच नहीं है कि उन्होंने नीतीश कुमार को जब संयोजक बनाने की बात कांग्रेस पार्टी की तरफ से कही गई थी, उन्होंने ही अड़ंगा लगाया था, नहीं बनने दिया था। वरना नीतीश कुमार अगर इंडिया के संयोजक होते तो लोकसभा चुनाव की परिस्थितियां अलग होगी, नतीजे बिल्कुल अलग होते। अब नीतीश कुमार भी गए, ममता बनर्जी भी गई, राहुल गांधी का रास्ता साफ हो रहा है। और ये जो केरल की जीत है, तमिलनाडु में भले ही उनके 5 विधायक जीते हैं, लेकिन सरकार बनाने के लिए जिस तरीके से राहुल गांधी ने विजय का साथ वहां पे दिया है, स्टालिन डीएमके का साथ छोड़ करके, वो ये बताता है कि अब राहुल गांधी उस चीज को भी समझ रहे हैं कि कैसे हमें स्ट्रेटजी बदलनी है, वो भी बात समझ रहे हैं। असम में जरूर झटका लगा है, लेकिन असम के मुख्यमंत्री की अगर आप भाषा देखेंगे तो कोई आश्चर्य नहीं होगा कि वहां पे क्या हो रहा था। चुनाव आयोग ने किस तरीके से वहां पे काम किया है वो भी है। और मैं ये भी मानता हूं कि हाँ, कांग्रेस पार्टी की उतनी तैयारी वहां पे नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। तो इस चुनाव के नतीजों का तो यही विश्लेषण है। अब बात आती है आगे की। आगे में उत्तर प्रदेश और पंजाब, 2 बड़े चुनाव है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, राघव चड्ढा के जरिए जो खेल किया बीजेपी ने, वो हम सब देख रहे हैं। और कोशिश ये है नरेंद्र मोदी की कि अब केजरीवाल लगभग उनको भी खत्म कर दिया है नरेंद्र मोदी ने, बची केवल कांग्रेस पार्टी है जो उतने ही ताकत के साथ लड़ रही है। उत्तर प्रदेश का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण होने जा रहा है। अगले साल यहाँ पे चुनाव है और मैदान में नो डाउट कि अखिलेश यादव सबसे मजबूत बीजेपी को वो दे रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं। लेकिन बंगाल के चुनाव नतीजों को देखते हुए और जैसे वहां वोटिंग हुई है, जैसे एसआईआर हुआ, इस सब को देखते हुए हमें और आपको ये चिंता हो सकती है कि वो लोकतंत्र तो नहीं, इसको तो कभी भी लूटतंत्र में तब्दील किया जा सकता है। लेकिन धर्मेंद्र जी, ये वही उत्तर प्रदेश है जिसने लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पानी पिलाया था। 37 सीटें अखिलेश यादव ने जीती थी और 6 जीती थी कांग्रेस पार्टी ने। यहां पर सबसे ज्यादा संविधान का इशू चला था। राहुल गांधी जी ने जब संविधान अपने हाथ में उठा करके और ये उनकी मंशा का पर्दाफाश किया कि बीजेपी संविधान को खत्म करना चाहती है। उत्तर प्रदेश वो जमीन है जहां पर कांशीराम जी ने काम किया, जहां पे दलित पॉलिटिक्स रही, सत्ता में रही, दलित राजनीति रही, और वहां जो बहुजन राजनीति है वो बेहद मजबूत है। इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पे चुनौती रहेगी बीजेपी के सामने। प्रोफेसर साहब, जो आप बात कह रहे हैं कि ममता बनर्जी वो हारी, नीतीश कुमार वो चले गए, राहुल गांधी का रास्ता साफ हो रहा है, या राहुल गांधी का जो तेज है, जो कॉन्फिडेंस है, वो कल गुरुग्राम में बढ़ा हुआ दिखाई दिया, लेकिन दूसरी तरफ अखिलेश यादव वो जाते हैं, ममता बनर्जी से मुलाकात करते हैं, फिर एक फोटो ट्वीट करते हैं कि हम वो नहीं है जो मुसीबत में साथ छोड़ दें। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस का ही साथ छूट रहा है? और अगर मान लीजिए, इस बात को मान भी लिया जाए कि एक एक करके सब हारेंगे, फिर कांग्रेस का उदय होगा, फिर कांग्रेस हराएगी। कल राहुल गांधी ने भी कहा कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो बीजेपी को हरा सकती है।
ये तो एक बहुत बड़ा गेम हो जाएगा, बहुत लंबा जो रास्ता हो जाएगा, और तब तक तो पता नहीं कहां तक पानी बह जाएगा। और ऐसे में अगर मैं आप ही के सवाल को अगर लेकर के चलूं कि क्षेत्रीय छत्र अगर हार रहे हैं तो राहुल गांधी का ही फायदा है इसमें, तो कल को अगर मान लीजिए कि 27 में आप यूपी में अगर साथ में जाते हैं अखिलेश के, तो अखिलेश फिर जीतेंगे तो जाहिर सी बात है एक वो दूसरी बार के मुख्यमंत्री भी होंगे और एक बड़े नेता भी बन जाएंगे इंडिया गठबंधन के, और एक बड़ा सूबा भी है उत्तर प्रदेश, तो उनकी दावेदारी होगी। और अगर आप साथ में नहीं जाएंगे तो फिर अकेले में क्या कांग्रेस और क्या फिर सपा, फिर तो बीजेपी निकल ही जाएगी। देखिए, यूपी में बीजेपी चाहती है कि बाइपोलर इलेक्शन हो, और इसमें उसका अपना फायदा होता है। वो ध्रुवीकरण करने में बहुत तेजी से कामयाब होते हैं। इसलिए पिछला आप विधानसभा चुनाव देखें, बीएसपी शुरू में ग्रो कर रही थी, अचानक मायावती सक्रिय हुई थी और लोग जमीन पर बात करने लगे थे। फिर हमने और आपने ये भी देखा कि अचानक मायावती खामोश हो जाती है। तो अब खामोश वो क्यों हुई, अब इस पे हम ये कह सकते हैं, हो सकता है उनको खामोश कराया गया हो, क्योंकि अगर वो आ जाती लड़ाई में तो फिर बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाती। उसी तरह से अभी भी बीजेपी चाहती है कि हम अपोनेंट अपना चुने, समाजवादी पार्टी को चुने, और समाजवादी पार्टी की पिछले सरकार में कुछ चीजें जो हुई थी उनको बढ़ा चढ़ा करके पेश किया जाए कि गुंडों की पार्टी है, और फिर उसमें माइनॉरिटी को भी लेकर के आना कि कौन, और अभी जो इन्होंने बुलडोजर में किया, ये सारी चीजें वो सामने रख करके और लोगों को दिग्भ्रमित करें। लेकिन मुझे एक बात जरूर यहाँ पे कहनी है, जो जोड़नी है, कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से प्रशासन चल रहा है और जिस तरह से सामंती तत्व हावी हुए हैं, सबसे ज्यादा अगर आप अभी देख लीजिए, कल जो आई है रिपोर्ट जिसमें दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हुए हैं उत्तर प्रदेश में, महिलाओं पर सबसे ज्यादा अत्याचार हुए हैं उत्तर प्रदेश में। आप ये कह सकते हैं इसके एवज में कि साहब सबसे बड़ा सूबा है, 25 करोड़ की आबादी है, तो यहाँ पे वो क्राइम जो हुए हैं उनका रेट दिखेगा। लेकिन आप कोई ऐसा दिन देखते हैं क्या उत्तर प्रदेश में जहां पे लोगों को मारा ना जा रहा हो? और उसमें कौन है? मोस्टली जो लोग हैं दलित हैं, और दलितों से ज्यादा अति पिछड़े समाज के लोग हैं, चाहे वो पाल हो, नाई हो, तेली हो, और कुछ पिछड़ी और जातियां, कुर्मी हो। उनके साथ जो हो रहा है वो मुझे लगता है कि बीजेपी को अंदर से खोखला कर रहा है, और वो जो इनकी रणनीति होती थी कि अति पिछड़ा को हम अपने साथ जोड़े, वो अति पिछड़ा इस बार जा रहा है। हाँ, मैं एक सवाल बीच में जोड़ देता हूं, फिर आप और अच्छे से बेहतर तरीके से इसका जवाब दीजिए। आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं कि पॉलिटिक्स जो है वो परसेप्शन पर चलती है, और एक परसेप्शन बड़ी ईमानदारी के साथ में आज के वक्त में ये है कि विपक्ष ने, इंडिया गठबंधन ने 2024 के चुनाव के बाद में जो एक नैरेटिव सेट किया था, उस नैरेटिव को खो दिया है। अब वो वाली बात नहीं रही लोगों के अंदर। अब वो फिर से वही 2024 से पहले वाली जो एक निराशा थी, या लोगों को लगता था कि नहीं भाई बीजेपी नहीं जाएगी, तो वो वाली जो धारणा है वो लोगों के अंदर फिर से रचती बसती हुई दिखाई दे रही है। और आप जो बात कह रहे हैं कि ये मुद्दे हैं दुनिया भर की, हम भी देखते हैं कि अभी सब मीटर वाला मुद्दा जो है, वो मीटर वाला जो है मुद्दा चल रहा था, दुनिया भर के और बहुत सारे मुद्दे हैं। लेकिन मुद्दे तो तब काम करेंगे जब परसेप्शन आपके साथ में आएगा। जब परसेप्शन ही आपके साथ में नहीं आएगा, जब लोगों को लगेगा कि सरकार बदल ही नहीं सकती है, तो लोग मुद्दे पर कहां बात करेंगे। हाँ, ये परसेप्शन बनाया जा रहा है, और इसलिए तो मैंने कहा था कि बंगाल के चुनाव के नतीजों की स्क्रिप्ट 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ही लिख दी गई थी, ताकि ये बता दिया जाए कि साहब मोदी जी तो अपराजित हैं। मोदी जी तो चुनाव, अभी क्या हुआ कि गंगा से लेकर के गंगा सागर तक 21 राज्यों में, या कितने राज्यों में बीजेपी की सरकार है, पूरा देश भगवामय हो गया है। लेकिन आप जानते हैं कि एक तो हर राज्य का चुनाव का मिजाज अपना होता है, हर चुनाव का मिजाज अपना होता है। जो लोकसभा में हुआ, बेशक वो उत्तर प्रदेश के विधानसभा में नहीं होगा। जैसे मैं मानता हूं कि विपक्ष का जो सबसे मजबूत नैरेटिव था वो था संविधान बचाने का, लोकतंत्र बचाने का। इस चुनाव में वो काम नहीं करेगा। मैं मानता हूं कि राहुल गांधी जी कितना भी संविधान लेकर के आए, लेकिन वो इशू जो 2024 में काम कर रहा था वो काम नहीं करेगा। इस समय उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जो इशू है वो सोशल सिक्योरिटी का है। जिस तरीके से सामंतवादियों के हमले बढ़े हैं, और अब तो अखिलेश यादव खुल के बोलने लगे हैं कि ये योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री के सजातीय लोग हैं जो गुंडाई कर रहे हैं। प्रशासन जिस तरीके से काम कर रहा है खुलेआम, दलितों और पिछड़ों के खिलाफ काम कर रहा है,
वो इस बात को दिखाता है कि लोग बहुत नाराज हैं। ये नैरेटिव चलाना कि नहीं साहब बीजेपी को नहीं हरा सकते, मुझे लगता है कि ये चीज नहीं काम करेगी। हाँ, कोशिश बीजेपी की है, जैसे लोगों को लग रहा है, अब आपके मन में भी आ रहा है, मेरे भी मन में आ रहा है कि देखिए फिर से चुनाव जीते, लोकसभा में हार गए थे तो क्या हुआ फिर से। लेकिन नरेंद्र मोदी को हराना उतना ही आसान है। ये चुनाव कैसे जीते हैं जब आप इसका एनालिसिस करेंगे, बंगाल में अगर एसआईआर नहीं होता जिस तरीके से हुआ, एसआईआर तो होना चाहिए, और चुनाव आयोग ये काम नहीं करता तो क्या नतीजा ये आता, या बिहार में जो हुआ क्या नतीजा ये आता। अब खुलेआम जब चुनाव आयुक्त से साहब मोदी जी कोई भी भाषण दें, कहीं कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, और विपक्ष पर ईडी सीबीआई ये सब करेंगे। आम आदमी भी अब जानने लगा है कि ईडी किसके यहां जाती है। यही शुभेंदु अधिकारी जो आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, मोदी जी वहां विराजमान थे, और शुभेंदु अधिकारी जब कैमरे में कैद हुए थे पैसा लेते हुए, तो वही मोदी जी कह रहे थे कि कैसे हाथ की सफाई की जा रही है, पैसा लिया जा रहा है, आज उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया है। ये लोग जान चुके हैं। बल्कि मुझे लगता है कि इस बंगाल चुनाव के नतीजे का उत्तर प्रदेश में एक असर हो सकता है। वो असर ये है कि अब हमें अपने वोट की सुरक्षा करनी है, उस अधिकार को बनाए रखना है। और ये जमीन मैंने कहा नहीं, कांशीराम जी की बनाई हुई जमीन है। पिछले 3-4 दशक की आप राजनीति को देखेंगे तो अभी भी इसमें फॉर्मूला कांशीराम जी का चलता है। भले ही बीजेपी की सरकार हो, बीजेपी ने पूरा कांशीराम के फॉर्मूले पर सरकार बनाई है। और यहां पर जो चेतना है, चाहे आप दलित चेतना कहिए, अम्बेडकराइट चेतना कहिए, बहुजन चेतना कहिए, लोग यहां जिस तरीके से जागरूक हैं, उससे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा बीजेपी को। और आप देखिएगा, मुझे नहीं लगता है कि ये नैरेटिव उत्तर प्रदेश में काम करेगा। सवाल एक मुझे लगता है कि इसका थोड़ा सा और आप खुल करके जवाब दीजिए। सवाल ये भी है कि सरकार जो सरकारी तरीके से कर सकती है, यानी जो एसआईआर है या और जो दूसरी चीज़ें हैं, जो सरकार के हाथ की चीज़ें हैं और सरकारी तरीके से सरकार उनको अमल करवाती है, तो सरकार तो सारा सरकारी तरीके से आपका रास्ता बंद कर रही है। लेकिन जो सड़क का रास्ता विपक्ष के पास होता है, उस रास्ते पर तो विपक्ष दिखता नहीं है। सड़क के ऊपर विपक्ष जो है वो दिखता नहीं है। अब पश्चिम बंगाल का चुनाव हम देखें तो पश्चिम बंगाल के चुनाव में ये सच्चाई है कि ममता बनर्जी एक फाइटर नेता थी, सड़कों पर रही, और जब चुनाव का आखिरी दिन था उस वक्त में भी वो 14 किलोमीटर का पैदल जो मार्च कर रही थी। लेकिन ममता के अलावा उस तरीके से जो है वो सड़क के ऊपर जान फूंकते हुए और कितने नेता नजर आएंगे। और एक परसेप्शन ये भी है कि जब ममता जैसी जो फाइटर नेता जब वो घर बैठा दी गई, तो ये जो बाकी विपक्ष के नेता है जो घर से निकलते ही नहीं है, उनको तो घर पर बैठाना बड़ा आसान काम हो जाएगा। तो चुनाव फिर किस तरीके से आप जीतेंगे? या फिर वही है कि चुनाव होगा तो कुछ रैलियां, कुछ रोड शो, और वो एक बड़ी बस निकाली जाएगी, बस से यात्रा होगी, कुछ 4-5 प्रबुद्ध टाइप के सम्मेलन जो हो जाएंगे और उसके बाद में फिर खत्म? नहीं, इससे मैं बिल्कुल 100% सहमत हूं। आपने जो कहा कि विपक्ष उस तरीके से उत्तर प्रदेश में ये सूरत हाल है, चाहे वो अखिलेश यादव, मायावती जी की तो हम बात ही नहीं कर सकते, वो तो खैर निकलती ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी में भी संगठन नहीं है उस तरीके से, और न ही जमीन पर अभी कोई एक्शन दिखाई पड़ रहा है। मैं इससे बिल्कुल सहमत हूं। अब हमें जहां उम्मीद दिखती है वो उम्मीद यहाँ के लोगों से दिख रही। एक जो सामाजिक सुरक्षा का मुद्दा है और जिस तरह से हमले बढ़े हैं, उसमें लोग अब अपने आप इस सरकार को हटाने पर आमादा है। हाँ, इसमें बीजेपी के पास एक चीज क्या हो सकती है, जो अंदर खाने बात भी चल रही है, कि योगी आदित्यनाथ को अगर हटा दिया गया इस बीच में, हालांकि उनको हटाना इतना आसान भी नहीं है, कई बार ये खबरें चली लेकिन हुआ कुछ नहीं है। लेकिन जो भी नाराजगी रहती है, हाँ, जो भी नाराजगी है उत्तर प्रदेश में बीजेपी से, वो सबसे ज्यादा योगी आदित्यनाथ से है। और जिस तरह के सामंती तत्व यहाँ पे हावी हुए हैं, उनसे नाराजगी ज्यादा है। बाकी तो चीजें चल रही हैं। विपक्ष की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है कि एक तो आपके पास संगठन नहीं है। अखिलेश यादव के पास लीडरशिप है, तमाम जातियों में उनके लीडर्स हैं, लेकिन एक्शन प्लान हमें नहीं दिखता है। वो लखनऊ में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कुछ जगहों पर जाते हैं, लेकिन लड़ाई हमें कैसे लड़नी है, सड़क पर कैसे लड़नी है, ये अभी चीज हमें नहीं दिखाई दे रही है। दूसरा, कांग्रेस पार्टी में तो
कई बार आपस में ही कुछ खींचतान हो रही है। अभी हाँ, यहाँ वो संगठन बिल्कुल नहीं है। और मैं बोल देता हूं, अगर आप नहीं बोल पा रहे तो मैं बोल देता हूं। वहां पर कांग्रेस में ये चल रहा है कि अजय राय वो अध्यक्ष रहेंगे या किसी दलित चेहरे को लेकर के आए, उनका ये चलता है। उधर अखिलेश यादव का ये चलता है कि दोपहर को 1:30 बजे एसी करके चिल्ड करके पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम तैयार रखना, मैं आऊंगा, कुछ 2-4 टाइप के जो छोटे छोटे भैया नेता हैं उनको जो शामिल कर लिया जाएगा, कुछ गाने वाने हो जाते हैं और उसके बाद में फिर वापस चले जाते हैं, फिर शाम को शादी प्रोग्राम में जो है चले जाते हैं, फिर दावत की ट्वीट हो जाता है। धर्मेंद्र जी, ये बातें हम लोग कई बार कहते हैं। अभी भी जो आप कह रहे हैं, ऑब्वियस है कि ये बात वहां तक जानी चाहिए। वो हम लोग क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं क्योंकि हमारी चिंता वाकई लोकतंत्र को बचाने की है, संविधान को बचाने की है। ऐसा उन्हें समझना चाहिए। लेकिन हो वही रहा है जो बिल्कुल आप कह रहे हैं। केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस से काम नहीं चलेगा, कुछ लोगों को ज्वाइन कराने से काम नहीं चलेगा, आपको सड़क पर उतरना पड़ेगा। और मैं ये मानता हूं कि अभी अखिलेश यादव जी या विपक्ष मिल करके एक सामाजिक सुरक्षा यात्रा अगर करता है और उन लोगों तक पहुंचता है जिन पर हमले हुए हैं, जिनकी बेटियों के साथ अभद्रता हुई, अत्याचार हुए हैं, किसी को मार दिया गया है, किसी को न्याय नहीं मिला है, उन घरों तक अगर आप पहुंचेंगे उस सामाजिक सुरक्षा यात्रा के जरिए, तो ये आपके लिए बहुत मजबूत हो सकता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। अब हम लोग तो सिर्फ बोल सकते हैं। कांग्रेस में जो आप कह रहे हैं वही स्थितियां हैं कि अजय राय जी रहेंगे या कोई और आएगा, या एजेंडा क्या होगा, अभी तो यहाँ पे यही तय नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, आपके पास संगठन ही नहीं है। मान लीजिए कि एजेंडा राहुल जी का है, मैं मानता हूं कि भाई नैरेटिव राहुल गांधी सेट कर चुके हैं या वो सामाजिक न्याय के मसले पर जाएंगे, लेकिन आपके पास अगर संगठन नहीं है और आपके पास बूथ मैनेजमेंट नहीं है, तो आप कैसे चुनाव लड़ेंगे? ये बिल्कुल केवल कुछ लोग आ जाएंगे, आप उनको टिकट दे देंगे, वो लड़ लेंगे। पिछली बार 3.25% वोट था कांग्रेस पार्टी के पास। अगर कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में आगे राजनीति करनी, अभी को मैं बात नहीं कर रहा, अभी तो आप बहुत लड़ भी नहीं पाएंगे, अभी आपके पास उतनी जमीन नहीं है। लेकिन अगर आपको आगे राजनीति करनी है, लोकसभा में 6 सीटें मिली थी, वहीं से शुरू हो जाना चाहिए था। ये आज क्यों बात हो रही है? आज अगर हम बात कर रहे हो तो दूसरे ढंग से बात करते। लोकसभा चुनाव में 6 सांसद आपके हैं, 6 सांसदों को अगर आपने उत्तर प्रदेश में 6 भागों में बांट करके जिम्मेदारी दी होती और कुछ लीडर्स को लगाया होता, तो शायद ये नहीं होता कि आज कांग्रेस पार्टी क्या करेगी। तो अब ये फैसला किसको करना है? जो आपने कहा कि वहां अभी ये तय नहीं कि कोई और आएगा, कोई और आएगा, ये चीजें नहीं होनी चाहिए और राहुल जी को फैसला लेना चाहिए। और दूसरा ये, कांग्रेस के पास कम्युनिटी लीडर नहीं है। आप बीजेपी की रणनीति को देखिए, बीजेपी में हर जाति का नेता आपको मिलेगा। और मैं बहुत साधारण सी बात कहता हूं धर्मेंद्र जी, हम लोग गांव से सब जुड़े हुए हैं। गांव में जो गरीब आदमी है, उसका एक तो वो बिलो एवरेज उसका आईक्यू लेवल होता है। वो न तो आपके बड़े बड़े सपने आपके समझ सकता है, ना आपकी बड़ी बड़ी वैचारिकी समझ सकता है। वो क्या है, उसकी रोजमर्रा की जिंदगी है, उसके छोटे छोटे सपने हैं और कुछ मुश्किलें होती हैं। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को एक कांस्टेबल ने फोन किया चौकी से कि चौकी पे आ जाइए, गांव का आदमी बेचारा इससे ही डर जाता है। वो किसको फोन करेगा उस समय? वो फोन करेगा अपनी जाति का किसी लीडर को। अब वो लीडर बैठा हुआ है बीजेपी में, भले ही वो आज बीजेपी को बहुत पसंद नहीं कर रहा है, वो कह रहा है इसने हमारा रोजगार छीन लिया, हमारे बच्चों की एजुकेशन छीन ली, वजीफा खत्म हो गया। लेकिन उसने फोन किया अपने नेता को, नेता ने कहा चले जाओ हम बात कर लेते हैं, कुछ नहीं होगा। अब जब चुनाव आएगा वो नेताजी जाएंगे वोट मांगने के लिए, कहेंगे कि बीजेपी को वोट करना है, तो वो बेचारा किसको वोट करेगा? आपने लीडर ही नहीं पैदा किए तमाम समाजों के। और कांशीराम जी का जो फॉर्मूला था, अभी कांग्रेस पार्टी ने कांशीराम जयंती भी मनाई, उसमें क्या था कि कांशीराम जी तमाम जातियों के लीडर्स पैदा करते थे, कम्युनिटी लीडर्स पैदा करते थे। उससे आप आगे बढ़ सकते, जनाधार आपका बढ़ सकता है। लेकिन न तो आपको कम्युनिटी लीडर अभी पैदा कर पा रहे हैं, ना आपका संगठन बन रहा है, तो आप चुनावों में कैसे जाएंगे? ये सवाल आप भी उठा रहे हैं और मैं भी उठा रहा हूं। मुझे इस बात का कोई परवाह नहीं जो आप कह रहे थे ना। हम बोलते हैं उस बात को उसी तल्लीनता के साथ बोलते हैं, ये नहीं है। लेकिन जमीन तरकी हुई है बीजेपी की, लोगों में गुस्सा है।
लोगों में ये नहीं है कि असंतोष नहीं है, लोगों में गुस्सा है। इस गुस्से को भुनाना आपका काम है और लोगों को न्याय दिलाने का वादा करना ये आपका काम है। अगर आप ये कर ले जाते हैं तो कम मेहनत में भी आपके पक्ष में नतीजा आ सकता है। मैं इसलिए बंगाल से कंपेयर कर रहा हूं कि यहाँ की परिस्थितियां थोड़ी अलग हैं। तो यही जो है वो सबसे बड़ा सवाल है। राहुल गांधी ट्वीट करते हैं, कांसीराम जी को लेकर के वो ट्वीट करते हैं, और दूसरी तरीके से जो है वो प्रतीकों की राजनीति जरूर हो रही है। और वो प्रतीकों की राजनीति के अंदर राहुल गांधी एक वैचारिकी दिखाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जमीन पर जब तक नहीं उतरेंगे, जमीन पर जब कोई उनके साथ में, उनके सामने, उनके आगे चलने वाला कोई आदमी चलेगा नहीं, तो जनता आपके पीछे आएगी कैसे? ये सबसे बड़ा सवाल है। और जो परसेप्शन आपने तैयार किया, जो आपने नैरेटिव हासिल किया 2024 के चुनाव के बाद में, 2026 में जब आज हम बात कर रहे हैं, तो 2 साल में वो नैरेटिव कैसे हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार, दिल्ली और अब बंगाल और असम, एक एक करके टुकड़ों टुकड़ों में बीजेपी वो सारी ईंटें उठा करके ले गई जो आप इमारत बनाने के लिए लेकर के आए थे। अब फिर से 2027 में आपके पास में एक बड़ा मौका है। अगर 2029 के लिए आपको जाना है, और 27 का चुनाव केवल यूपी का चुनाव नहीं है, बल्कि 27 का चुनाव 2029 के सत्ता पाने का भी चुनाव है। और यूपी का, दिल्ली का जो रास्ता है वो यूपी से होकर के गुजरता है। ये तो बड़ी घिसी पिटी सी लाइन है। तो कुल मिलाकर के अब देखना और सोचना और समझना वो इंडिया गठबंधन के नेताओं को है कि भैया ये एसी रूम में बैठ करके काम चल जाएगा, या तपती दोपहरी में जो है वो सिर पर अपना धूप लेनी पड़ेगी तब जाकर के काम होगा। अखिलेश यादव की बड़ी जो प्रशंसा होती थी 2024 के चुनाव के बाद में कि उन्होंने बड़े शानदार तरीके से सोशल इंजीनियरिंग की, बड़े शानदार तरीके से उन्होंने जो उम्मीदवार थे उनका चयन किया, और उसका परिणाम जो है देखने को भी मिला कि कैसे उन्होंने जनरल सीट पर एससी को जो है लड़वा दिया। तो वो वाली सोशल इंजीनियरिंग और वो वाली क्या कहीं पर मेहनत हो रही है? सबसे बड़ा सवाल ये है। तो बहरहाल कोशिश तो हमारी यही रहती है कि जो ज़मीनी मुद्दे हैं वो उनको रखा जाए और उन पर जो ज़रा समझा जाए कि आखिरकार क्या चल रहा है। प्रोफेसर साहब, आप आए और आपने बात रखी, और कोशिश मेरी यही होती है कि हम जब बात करें तो कम से कम दर्शक तक ख्याली ये ना पहुंचे कि बीजेपी ये, बीजेपी वो, बीजेपी ऐसी, बीजेपी वैसी। कुछ ये भी समझ में आए कि आखिरकार जो चल रहा है, जो हो रहा है, उसमें कितना दम है। बहुत बहुत शुक्रिया।